दोस्तों, कभी ऐसा लगा है आपको कि आप दिल से कुछ और महसूस करते हैं लेकिन बोल कुछ और जाते हैं? अंदर से ना कहने का मन होता है लेकिन मुंह से हां निकल जाता है, बस इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए, रिश्ता न बिगड़ जाए या लोग बुरा न मान जाए। अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए है। आपने जिंदगी में कितनी बार अपनी खुशी, अपनी जरूरत, यहां तक कि अपनी आत्मा की आवाज को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि आपको डर था लोग क्या कहेंगे, वो छोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे, बॉस नौकरी से निकाल देगा या फिर अपने ही घर वाले ताने देंगे। और इस डर के चलते हम बार बार खुद से ही धोखा करते जाते हैं। यही डर, यही आदत धीरे धीरे हमारी पहचान को मिटाने लगती है। हम दूसरों की खुशी में खुद को खो बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब बदल सकता है? एक शब्द है असर्टिवनेस। शायद आपने ये शब्द पहले सुना भी न हो, और अगर सुना है तो इसका मतलब आपको क्लासरूम या बुकिश सा लगता होगा। लेकिन असल में इसका मतलब बहुत सीधा है। खुद की भावनाओं, जरूरतों और सोच को साफ, सच्चे और सम्मानजनक तरीके से बोल पाना, बिना किसी डर के, बिना किसी को नीचा दिखाए। मतलब न तो चुप रहना और नहीं चीखना, मतलब न तो खुद को कुचलना और न ही दूसरों को रौंदना। मतलब एक ऐसा संतुलन जहां आप अपनी बात कह पाए और फिर भी रिश्ते टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो। डॉक्टर हर्बर्ट फेंस्टरहेम की ये किताब डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो कोई भारी भरकम मनोविज्ञान नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाला आईना है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रिश्तों में, अपने ऑफिस में, अपने माता पिता, बच्चों, जीवन साथी और सबसे बढ़कर खुद से ईमानदार हो सकते हैं। हर अध्याय में आप खुद को पाएंगे जैसे कोई आपके ही जीवन की कहानी सुना रहा हो, और फिर हर कहानी के बाद मिलेगा आपको एक रास्ता, एक हल, एक नई समझ। इस किताब को सुनते हुए आपको शायद कई बार अपनी पुरानी यादें चुभेंगी, कई बार आंसू भी आएंगे, लेकिन हर बार एक नई रोशनी भी मिलेगी। तो अगर आप अपनी आवाज वापस पाना चाहते हैं, अपनी खोई हुई हिम्मत और इश्क को फिर से जीना चाहते हैं, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द राइट टू बी यू। इस अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि हर इंसान को अपने विचार, भावना, समय और सीमाओं की कद्र करने का हक है। बहुत से लोग हर समय हाँ कहते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने ना कहा तो लोग नाराज हो जाएंगे, उन्हें स्वार्थी समझेंगे या उन्हें अकेला छोड़ देंगे। लेकिन बार बार खुद को दबाने से व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगता है। लेखक कहते हैं कि खुद को व्यक्त करना, ना कहना और अपने लिए खड़ा होना किसी भी इंसान का मूल अधिकार है। जब तक हम खुद को गंभीरता से नहीं लेंगे, दुनिया भी हमें नहीं लेगी। रीना नाम की एक महिला थी जो दिन रात सबके लिए लगी रहती थी। सुबह से शाम तक घर और ऑफिस दोनों संभालती थी। पति को टाइम पर नाश्ता, बच्चों को स्कूल, फिर खुद ऑफिस और वहां भी हर किसी की मदद। क्योंकि रीना ने कभी किसी से मना नहीं किया, सब उसे बहुत जिम्मेदार समझते थे। लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि वो खुद थक चुकी है। उसका मन करता था कि कोई उससे पूछे कि वो क्या चाहती है, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एक दिन जब उसने अपने पति से बस इतना कहा कि आज थक गई हूं, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, तो पति ने कहा, इतना भी क्या थक गई, औरतों को तो ये सब करना ही पड़ता है। रीना को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी हफ्ते ऑफिस में उसके बॉस ने कहा, तुम बहुत मेहनती हो लेकिन कभी अपनी राय नहीं रखती, इसलिए लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। उस दिन पहली बार रीना को एहसास हुआ कि अब तक वो खुद ही अपने साथ अन्याय करती आई है। उसने कभी अपने लिए खड़ा होना सीखा ही नहीं। उसने तय किया कि अब वो धीरे धीरे मना करना सीखेगी। अगले दिन जब ऑफिस में उस पर अतिरिक्त काम डाला गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस वक्त ये काम नहीं ले सकती, मेरा काम पहले से तय है। लोग चौंके पर चुप हो गए। घर पर भी उसने पति से बात की, उसे बताया कि उसे भी आराम चाहिए। शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन कुछ समय बाद सबको उसकी बात समझ आने लगी। जब आप हमेशा सबकी सुनते हैं और खुद की नहीं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आपको डर होता है कि अगर आपने ना कहा तो लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सच में आपके अपने हैं, वो आपकी सीमाओं को समझेंगे। जब आप अपने मन की बात दबाते हैं, तो धीरे धीरे घुटन शुरू होती है
आप थकने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद की बात रखने लगते हैं तो आत्मसम्मान वापस लौटता है। दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेती है जब आप खुद को गंभीरता से लेते हैं। अपने विचार, समय और भावनाओं की कद्र करना आपका हक है। ना कहना बुरा नहीं है, ये एक तरीका है खुद से प्यार करने का। आप किसी को चोट पहुंचाए बिना इसके साथ मना कर सकते हैं। बस शुरुआत करनी होती है। हर बार किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं खुश हूं? अगर जवाब ना है तो धीरे से मुस्कुरा करना कह दीजिए। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 2, यू डोंट हैव टू बी अ विक्टिम। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बार बार दुख, अपमान या जुल्म का सामना करते रहते हैं और धीरे धीरे ये मान लेते हैं कि शायद वही उनकी किस्मत है। वो खुद को एक शिकार समझने लगते हैं, जैसे उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, जैसे वो जो भी करें उनके साथ गलत ही होगा। लेखक कहते हैं कि ये सोच ही सबसे बड़ा जाल है। जब तक हम खुद को पीड़ित मानते रहेंगे तब तक हम कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के पास ताकत होती है, हालात को बदलने की, खुद को बचाने की और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने की। हमें खुद को बार बार बताना होगा कि हम मजबूर नहीं हैं, हम चुनाव कर सकते हैं। नीलम एक स्कूल में पढ़ाने वाली सीधी सादी महिला थी। उसका पति विनोद बाहर से तो बहुत शरीफ लगता था, लेकिन घर के अंदर बात बात पर नीलम को ताने मारता, उसकी बेइज्जती करता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। नीलम शुरू में सोचती रही कि शायद ये सब उसकी ही गलती है। उसने कुछ कम किया होगा, कुछ कह दिया होगा, शायद वो ही अच्छी पत्नी नहीं है। धीरे धीरे उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। फिर वो अपने रिश्ते की सच्चाई किसी से कहती नहीं थी, सबके सामने मुस्कुराती रहती थी। एक दिन स्कूल में उसकी एक सहकर्मी ने उससे कहा, नीलम, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? कभी देखा है कि जब तुम्हारा पति तुम्हें लेने आता है तो तुम और सहम जाती हो? उस दिन पहली बार नीलम को लगा कि जो वो झेल रही है वो सामान्य नहीं है। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं सारी जिंदगी इसी डर में रहना चाहती हूं? क्या यही मेरा नसीब है? उस रात उसने एक डायरी में सब कुछ लिखा, अपनी तकलीफ, अपनी भावनाएं, वो बातें जो सालों से दिल में बंद थी। उसने पहली बार खुद से सच बोला और फिर उसने छोटी छोटी हिम्मत भरी बातें करनी शुरू की। पति से बहस नहीं की, लेकिन अब ताने सुनकर चुप भी नहीं रही। ऑफिस में मन की बात कहना शुरू किया। थोड़े ही समय में उसे लगा कि वो अब पीड़िता नहीं रही, अब वो एक इंसान बन गई है, जिसकी भावनाएं हैं, जिसकी मर्यादा है और जो अपने लिए खड़ी हो सकती है। जब हम अपने साथ होने वाले बर्ताव को सहते रहते हैं और उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं, तब हम असली जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। हम चुप हो जाते हैं, डर में जीने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन जिस दिन हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, उस दिन से बदलाव भी शुरू हो जाता है। दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को कैसे देखें, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब आप अपने दर्द को पहचान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि आप सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि ताकतवर इंसान भी हैं, तब आप जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। डर, चुप्पी और झिझक को हटाकर जब आप बोलना शुरू करते हैं, जब आप खुद को बचाना सीखते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको वैसे ही देखने लगती है। आप कोई मजबूर इंसान नहीं है, आप वही हैं जो फैसला कर सकता है क्या मंजूर है और क्या नहीं। हर बार जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो आप खुद को ये याद दिलाते हैं, अब मैं शिकार नहीं, अब मैं जिंदा हूं। चैप्टर 3, हाउ असर्टिव आर यू? इस अध्याय में लेखक हमसे एक सीधा सवाल करते हैं, क्या आप अपनी बात बिना डर के कह पाते हैं? क्या आप अपनी राय, अपनी जरूरत और अपनी सीमाएं दूसरों को बता पाते हैं, या हमेशा मन मारकर दूसरों की बात मान लेते हैं? बहुत से लोग या तो बहुत आक्रामक हो जाते हैं, चिल्लाकर, लड़कर अपनी बात मनवाते हैं, या फिर बिल्कुल दब्बू हो जाते हैं, चुप रह जाते हैं, सब सहते हैं। लेकिन आत्मसम्मान और अच्छे रिश्ते दोनों तभी बनते हैं जब हम विनम्र लेकिन स्पष्ट होकर अपनी बात कह पाए। लेखक बताते हैं कि असर्टिवनेस यानी आत्मसंवेदनशीलता एक ऐसा गुण है जो सीखना जरूरी है, जिसमें न आप दूसरों को दबाते हैं न खुद दबते हैं। अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका मैनेजर हर बार उसे ओवरटाइम के लिए मजबूर करता, चाहे अर्जुन का काम पूरा हो गया हो।
अर्जुन मन ही मन गुस्सा करता, लेकिन सामने से कभी कुछ नहीं कह पाता था। धीरे धीरे उसे ऑफिस जाना बोझ लगने लगा। उसे अपने आप से चिढ़ होने लगी। मैं इतना काबिल होते हुए भी क्यों चुप रहता हूं? उसकी नींद उड़ गई थी और आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अर्जुन, तुम बाहर सबके लिए इतने अच्छे हो, लेकिन खुद के लिए कब अच्छे बनोगे? ये बात उसे अंदर तक हिला गई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी अपने लिए खड़ा हुआ हूं? असर्टिव होना मतलब यह नहीं कि आप लड़ाई करें। इसका मतलब है कि आप अपनी बात इज्जत से, साफ तरीके से रखें। अर्जुन ने अगली बार मैनेजर से कहा, मैं अपना काम तय समय में पूरा कर रहा हूं और मैं ओवरटाइम के लिए तभी रह सकता हूं जब कोई जरूरी डेडलाइन हो। शुरू में उसे झिझक लगी, लेकिन उसने साफ शब्दों में बात की। मैनेजर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है, अगर काम पूरा है तो कोई बात नहीं। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, लेकिन उस एक लाइन ने उसकी पूरी सोच बदल दी। आप कितने असर्टिव हैं, यह तय करता है कि आपकी जिंदगी में कितनी शांति और सम्मान है। अगर आप हमेशा चुप रहेंगे तो लोग आपकी चुप्पी को सहमति समझेंगे, और अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो लोग आपकी भावना नहीं, बस आपका लहजा सुनेंगे। लेकिन अगर आप संतुलित ढंग से, आत्मविश्वास से और सम्मानपूर्वक बात करेंगे तो आप भी संतोष महसूस करेंगे और सामने वाला भी आपकी बात को गंभीरता से लेगा। असर्टिव होना एक कला है जो आत्मसम्मान, सीमाओं और इज्जत के साथ जुड़ी है। चैप्टर 4, यू कैन लर्न टू बी असर्टिव। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि असर्टिव होना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यवहार है जो हर कोई सीख सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं तो चुप ही रहता हूं, या मुझे लोगों से टकराना नहीं आता। लेकिन लेखक बताते हैं कि असर्टिवनेस का मतलब टकराना नहीं, बल्कि खुद को धीरे धीरे इस काबिल बनाना है कि आप दूसरों से डरे नहीं, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें और खुद को समझाने की आदत से बाहर आए। लेखक हमें सिखाते हैं कि यह धीरे धीरे सीखी जाने वाली कला है, जहां आप खुद को भी और दूसरों को भी सम्मान देना सीखते हैं। संगीता एक कॉलेज की स्टूडेंट थी। वो पढ़ने में तेज थी, लेकिन ग्रुप प्रोजेक्ट में हमेशा उसका काम कोई और ले जाता और सारा क्रेडिट भी दूसरों को ही मिलता। वो सोचती थी कि अगर वो बोलेगी तो सब उसे घमंडी समझेंगे या उससे नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो हर बार चुप रह जाती थी, मुस्कुरा देती थी और अकेले में रो लेती थी। लेकिन एक दिन जब एक प्रेजेंटेशन में उसके काम का जिक्र तक नहीं हुआ तो उसे भीतर से बहुत गहरी चोट लगी। उस दिन वो चुप नहीं रही। उसने टीचर से बाद में जाकर कहा कि उस प्रोजेक्ट में उसका योगदान क्या था और ये कि उसे बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। टीचर ने हैरानी से कहा, अगर तुम खुद नहीं बोलोगी तो मैं कैसे जान पाऊंगा? संगीता ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि बोलना बुरा नहीं होता। सच कहना अगर सम्मान से हो तो लोग सुनते हैं। असर्टिव होना मतलब ये नहीं कि आप बदल जाए या बहुत तेज हो जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरत को मान्यता दें। अगर कोई आपको बार बार नजरअंदाज करता है, आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है या आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो आपको अधिकार है अपनी बात कहने का। ये अधिकार कोई आपको देगा नहीं, ये आपको खुद लेना होगा, विनम्रता, दृढ़ता और आत्मसम्मान के साथ। ये अभ्यास से आता है। पहले डर लगता है, लेकिन हर बार जब आप खुद के लिए बोलते हैं, आप मजबूत बनते हैं। जब आप खुद को सिखा देते हैं कि मैं भी मायने रखता हूं, तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। चैप्टर 5, दी असर्टिव ऑप्शन। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत जरूरी चुनाव की तरफ ले जाते हैं। जिंदगी में हमारे सामने कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां हमें तय करना होता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या हम डरकर चुप रहेंगे? क्या हम गुस्से में सबको पीछे धकेल देंगे? या फिर क्या हम खुद की और दूसरों की इज्जत करते हुए अपनी बात साफ साफ रख पाएंगे? यही होता है असर्टिव ऑप्शन, एक ऐसा तरीका जिसमें न कोई डर होता है, न गुस्सा, सिर्फ आत्मसम्मान और स्पष्टता होती है। लेखक बताते हैं कि हर बार हमारे पास 3 ही विकल्प होते हैं। या तो हम पैसिव बने, यानी चुपचाप सब सहते जाएं, या अग्रेसिव बने, यानी गुस्से और जबरदस्ती से चीजें मनवाएं, या असर्टिव बने, यानी समझदारी, सम्मान और मजबूती से अपनी बात रखें। और इन तीनों में सबसे सशक्त विकल्प होता है असर्टिव रहना।
नरेश एक फैमिली बिजनेस में अपने बड़े भाई के साथ काम करता था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि बड़े की बात नहीं काटनी चाहिए। लेकिन अब बिजनेस में जब कोई गड़बड़ी होती तो उसका भाई उसी को सबके सामने डांट देता बिना सुने। नरेश चुपचाप सा लेता, क्योंकि उसे लगता था कि आवाज उठाना मतलब रिश्ते बिगाड़ना है। एक दिन क्लाइंट मीटिंग में भी जब भाई ने उसकी बेइज्जती की तो नरेश बहुत टूट गया। घर आकर घंटों बैठा रहा। क्या यही चलता रहेगा? क्या रिश्तों की इज्जत करने का मतलब अपनी खुद की बेइज्जती सहना है? अगले दिन उसने अपने भाई से अकेले में बात की, गुस्से में नहीं लेकिन आत्मविश्वास से। उसने कहा, भैया आप मेरे बड़े हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जब आप सबके सामने मुझे डांटते हैं तो मुझे लगता है मेरी इज्जत नहीं बचती। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे अकेले में समझाएं। मैं हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा भी सम्मान बना रहे। उसके भाई ने पहली बार उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास देखा जो डर से नहीं सम्मान से आया था। उन्होंने उसे गंभीरता से सुना और कहा, तुमने ठीक कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से बात अलग तरीके से करूं। इस घटना ने नरेश को समझा दिया कि आवाज उठाने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं होता और सम्मान पाने के लिए सामने वाले को नीचा दिखाना भी नहीं होता। बस अपनी बात को पूरी ईमानदारी, दृढ़ता और सम्मान से रखना होता है। यही होता है असर्टिव ऑप्शन। जब हम पैसिव रहते हैं तो दूसरों की बातों में खुद को खो देते हैं। जब हम एग्रेसिव बनते हैं तो अपनी बात मनवाते हुए दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं। लेकिन असर्टिव रहने में हम अपनी भी सुनते हैं और दूसरों की भी। ये विकल्प हमें कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत बनाता है। जब आप अपने भीतर ये भरोसा पैदा करते हैं कि मैं अपनी बात रख सकता हूं बिना डरे, बिना झुके, तो लोग भी आपको वैसे ही देखने लगते हैं। असर्टिवनेस एक तरीका है जो हमें हमारी खोई हुई आवाज वापस देता है। वो आवाज जो ना चिल्लाती है ना चुप रहती है, बस सच्चाई से कहती है कि मैं भी हूं और मेरी बात भी मायने रखती है। चैप्टर 6 योर न्यू बिहेवियर। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि असर्टिव बनना सिर्फ एक बार की बात नहीं होती, ये एक नए व्यवहार की शुरुआत होती है। जब आप पहली बार अपने लिए खड़े होते हैं, अपनी भावनाओं को इज्जत से व्यक्त करते हैं, तो वो एक छोटा कदम लगता है, लेकिन असल में वो आपकी जिंदगी की दिशा बदलने का पहला मजबूत कदम होता है। लेखक बताते हैं कि ये बदलाव धीरे धीरे आता है। आप हर मौके पर असर्टिव नहीं बन पाते। कई बार पुरानी आदतें पकड़ लेती है, डर लौट आता है, गुस्सा हावी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को याद दिलाते हैं कि अब मैं पुराने वाले इंसान नहीं हूं, अब मैं खुद की इज्जत करना सीख रहा हूं, वहीं से नया व्यवहार शुरू होता है। मीनाक्षी एक स्कूल टीचर थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर वो किसी से असहमत हो गई तो लोग उसे बुरा समझेंगे। इस डर से वो अक्सर मीटिंग्स में चुप रह जाती, चाहे उसे कोई आइडिया आता भी हो। एक बार उसकी नई को-टीचर ने उसका सारा प्लान कॉपी कर लिया और प्रिंसिपल को दे दिया। मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे वो खुद को धोखा दे रही है। अगले दिन उसने को-टीचर को अलग से बुलाया और कहा, मैंने देखा आपने मेरे प्लान को अपने नाम से आगे बढ़ाया, मुझे बुरा लगा। मैं चाहती हूं कि आगे से ऐसा न हो। अगर कोई टीम वर्क हो तो मेरा नाम भी उसमें जोड़ा जाए। वो बात बहुत सिंपल थी, लेकिन मीनाक्षी को जैसे एक नई ताकत मिली। यही होता है नया व्यवहार। जब आप डर कर चुप नहीं रहते, नहीं गुस्से से फट पड़ते हैं, बल्कि साफ शब्दों में अपनी बात कहते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन हर बार जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, आपकी आत्मा को सुकून मिलता है। आप खुद से कह सकते हैं, मैंने आज खुद को धोखा नहीं दिया। यही सबसे बड़ी बात होती है। ये नया व्यवहार न सिर्फ आपके रिश्तों को बेहतर करता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी गहराई से मजबूत करता है। जब आपका दिल और दिमाग साथ हो जाएं, तब आप सच में आजाद महसूस करते हैं। चैप्टर 7 पुटिंग असर्टिवनेस टू वर्क। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असर्टिव होना सिर्फ थ्योरी में सीखना काफी नहीं है। असली काम तो तब शुरू होता है जब आप इसे रोज की जिंदगी में लागू करने लगते हैं। अपने घर में, दफ्तर में, दोस्तों के साथ, रिश्तों में, हर उस जगह जहां आप पहले चुप रहते थे या टकरा जाते थे। असर्टिवनेस को काम में लाना
मतलब हर दिन छोटे छोटे मौकों पर खुद की बात रखने की हिम्मत करना। ये कोई स्पीच देने जैसा नहीं होता, ये रोजमर्रा की बातचीत में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखने जैसा होता है। रवि एक ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका बॉस बार बार उस पर नया काम डाल देता, वो भी बिना पूछे, और हर बार डेडलाइन भी घटा देता। रवि चुपचाप वो सब करता गया, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसके खुद के प्रोजेक्ट पीछे छूट रहे हैं और उसका तनाव बढ़ रहा है। उसने तय किया कि अब वो बात करेगा। उसने अपने बॉस को कहा, मुझे नए प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एक साथ बहुत काम आता है तो मैं क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहता। क्या हम आगे से काम का प्रायोरिटी ऑर्डर तय कर सकते हैं? उसका बॉस पहले थोड़ा चौंका, लेकिन फिर बोला, ठीक है रवि, बताओ किसको पहले करें। उस दिन के बाद रवि ने महसूस किया कि असर्टिव रहना मतलब लड़ना नहीं होता, बल्कि बातचीत को हल निकालने की तरफ ले जाना होता है। जब आप अपनी जरूरतें और सीमाएं दूसरों को बताते हैं तो शुरू में थोड़ा डर लगता है। क्या लोग बुरा मानेंगे? क्या ये रिश्ता टूट जाएगा? क्या नौकरी चली जाएगी? लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि असर्टिवनेस कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक पुल है जो आपको खुद से जोड़ता है और सामने वाले से भी बेहतर संबंध बनाता है। जब आप इस व्यवहार को लगातार अपनाते हैं तो आपकी पहचान भी बदलने लगती है। अब आप सिर्फ अच्छे इंसान नहीं, एक सशक्त इंसान बनते हैं जो खुद के लिए खड़ा होता है, लेकिन दूसरों की इज्जत करना भी नहीं भूलता। असर्टिवनेस को काम में लाना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कभी आप सही तरीके से बोलेंगे, कभी गलती हो जाएगी, लेकिन हर बार जब आप सच्चे इरादे से अपनी बात रखते हैं, आप और बेहतर होते जाते हैं। और यही लगातार अभ्यास आपको उस इंसान की तरफ ले जाता है जो आपने हमेशा बनने का सपना देखा था। एक ऐसा इंसान जो अपने दिल की आवाज सुनता है और बिना चिल्लाए, बिना झुके अपनी बात कहता है। चैप्टर 8, व्हाट इफ दे गेट एंग्री। इस अध्याय में लेखक उस डर को सामने लाते हैं जो अक्सर हमारे असर्टिव बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अगर सामने वाला नाराज हो गया तो? यह डर इतना गहरा होता है कि हम बहुत बार अपनी सच्ची बात कहने से खुद को रोक लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को मना कर दिया, अपनी असहमति जाहिर की, अपनी सीमा तय की, तो शायद वो नाराज हो जाएगा, रिश्ता बिगड़ जाएगा, या सामने वाला हमें बुरा इंसान समझेगा। और इसी डर की वजह से हम चुप रहते हैं, सहते हैं और धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि असर्टिवनेस का मतलब ये नहीं कि सब हमेशा आपकी बात मान ही जाएंगे या खुश रहेंगे। कभी कभी लोग वाकई नाराज हो सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सच्चाई सिर्फ इसलिए दबा दें कि कोई नाराज ना हो? अगर हम हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतें कुर्बान करते रहें, तो एक दिन खुद से ही रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम नाराजगी से डरना छोड़े और रिश्तों में ईमानदारी लाएं। रुचि एक वर्किंग मदर थी। उसकी सास हमेशा चाहती थी कि वो दफ्तर से आकर बिना आराम किए तुरंत रसोई संभाले। रुचि बिना कुछ कहे सब करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर थकने लगी। एक दिन जब उसे तेज बुखार था और फिर भी उससे वही उम्मीद की गई, तो वो रो पड़ी। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने अपनी सास से बहुत शांति से कहा, मम्मी जी, मैं जानती हूं आप बहुत कुछ करती है घर के लिए और मैं आपकी मदद करना चाहती हूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं, मुझे भी थकान होती है। मैं चाहती हूं कि हम मिलकर कोई ऐसा टाइम टेबल बनाएं जहां मैं घर और दफ्तर दोनों को ठीक से संभाल सकूं। सास ने पहले थोड़ी नाराजगी जताई, कहा कि अब घर की औरतें आराम करने लगी हैं। लेकिन धीरे धीरे जब रुचि का व्यवहार सम्मानपूर्ण और स्थिर रहा, तो उनकी सोच में भी बदलाव आया। इस कहानी में एक बात साफ है, नाराजगी का डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अगर हम डरकर चुप रहते हैं तो हम कभी खुद की सच्चाई नहीं कह पाएंगे। लेखक बताते हैं कि असर्टिवनेस में सबसे जरूरी होता है सामने वाले की नाराजगी को झेल पाने की ताकत। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे नीचा दिखाएं या जवाब में गुस्सा करें, बल्कि शांत रहते हुए अपनी बात दोहराते रहें, बिना डरे, बिना झुके। जब हम इस तरह का संयम और आत्मसम्मान दिखाते हैं, तो सामने वाले की नाराजगी भी धीरे धीरे पिघलने लगती है। अगर कोई आपकी असर्टिवनेस से नाराज होता है, तो ये जरूरी नहीं कि आपने कुछ गलत किया हो। इसका मतलब बस इतना है कि सामने वाला आपकी नई सीमाओं को स्वीकारना सीख रहा है। हर बदलाव के साथ थोड़ी असहजता आती है,
लेकिन अगर आप अपनी भावना में सच्चे हैं, अपने शब्दों में इज्जत रखते हैं और सामने वाले की भावनाओं को भी समझते हैं, तो धीरे धीरे रिश्ते और मजबूत बनते हैं। नाराजगी को रिश्ते का अंत नहीं मानिए, उसे एक प्रक्रिया समझिए जहां दोनों लोग खुद को और एक दूसरे को नए सिरे से जानने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो हो सकता है कुछ रिश्ते बदले, लेकिन जो रिश्ते सच्चे होंगे वो आपके नए रूप को भी अपनाएंगे, और जो सिर्फ आपकी चुप्पी पर टिके हैं वो वैसे भी टिके नहीं रह सकते। चैप्टर 9, यू एंड द असर्टिव चाइल्ड। इस अध्याय में लेखक एक बेहद कोमल लेकिन जरूरी पहलू की बात करते हैं, बच्चों के साथ हमारे व्यवहार की। जब एक बच्चा अपने विचार साफ तरीके से बिना डरे रखता है, नहीं कहने की हिम्मत दिखाता है, तो अक्सर हम बड़ों को लगता है कि वो जिद्दी या बदतमीज हो रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही बच्चा दरअसल असर्टिव हो रहा है, यानी वो खुद की भावनाओं को समझ रहा है, अपनी सीमाएं तय कर रहा है और खुद की पहचान बना रहा है। ऐसे समय में हमारा जवाब ये तय करता है कि वो बच्चा आने वाले समय में एक दब्बू इंसान बनेगा या फिर आत्मसम्मान से जीने वाला। सोचिए, एक 8 साल की बच्ची सिमी है। मां ने कहा, चलो अब मेहमानों के लिए डांस करके दिखाओ। सिमी ने धीरे से कहा, मुझे अभी डांस नहीं करना, मैं थकी हुई हूं। मां झुंझलाकर बोली, लड़कियां ऐसे नहीं बोलती, मेहमानों के सामने शर्मिंदा कर दिया। अब मां को लग रहा है कि बच्ची बदतमीज हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिमी असर्टिव हो रही है। वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है, न कि किसी का अपमान कर रही है। अगर मां उस वक्त थोड़ा ठहर कर कहती, ठीक है बेटा, अगर तुम थकी हो तो बाद में कर लेना, तो सिमी को यह सिखाया जाता कि अपनी मर्जी जताना गलत नहीं होता। लेखक समझाते हैं कि बच्चों को असर्टिवनेस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद वैसा बनना। जब हम अपने बच्चों से इज्जत से बात करते हैं, उनकी राय को सुनते हैं, तब वो भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार सीखते हैं। ये जरूरी नहीं कि बच्चा हमेशा आपकी बात माने, लेकिन ये जरूरी है कि वो बिना डरे अपनी बात कह सके। अगर कोई बच्चा कभी ना कहता है तो उसे डांटने के बजाय उससे बात करें, पूछें कि उसने ऐसा क्यों कहा और उसे समझाएं कि कैसे सही तरीके से अपनी बात रखना जरूरी है। जब बच्चा अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर और सम्मान के साथ रख पाता है तो वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बनता है बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत होता है। और ऐसे ही बच्चे बड़े होकर ऐसे इंसान बनते हैं जो न दूसरों से डरते हैं न दूसरों को डराते हैं। चैप्टर 10, यू एंड योर स्पाउस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि किसी भी रिश्ते में असर्टिवनेस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा चुनौती भी पति पत्नी के रिश्ते में। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी होता है, आदतें भी, उम्मीदें भी और कभी कभी अनकही नाराजगियां भी। और जब ये सब मिलकर कोई एक बात दबा दी जाती है या एक व्यक्ति हमेशा खुद को पीछे खींचता है, तो धीरे धीरे रिश्ता खोखला होने लगता है। दीपक और स्नेहा की शादी को 10 साल हो चुके थे। स्नेहा हमेशा बच्चों और घर के काम में लगी रहती और दीपक ऑफिस से आकर टीवी में डूब जाता। स्नेहा को लगता कि दीपक उसकी भावनाओं को समझता ही नहीं, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ कहा नहीं। उसे डर था कि कहीं लड़ाई न हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिढ़ने लगी, बात बात पर गुस्सा आने लगा। एक दिन उसने तय किया कि अब वो बात करेगी, लेकिन बिना शिकायत और गुस्से के। उसने दीपक से कहा, मैं जानती हूं तुम थक कर आते हो, लेकिन मुझे भी थकान होती है। मुझे अच्छा लगेगा अगर हम कुछ वक्त साथ बिताएं, बात करें या कभी कभी साथ खाना बनाएं। दीपक को पहले झटका लगा, लेकिन जब उसने देखा कि स्नेहा उसे दोष नहीं दे रही, बस अपनी भावना रख रही है, तो उसने भी पहली बार गंभीरता से सुना। लेखक कहते हैं कि रिश्तों में असर्टिवनेस मतलब एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए खुद की भावना व्यक्त करना, न दबाव डालना, न चुप रहना, बस ये बताना कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है और मैं क्या चाहती हूं। जब पति पत्नी ऐसे बातचीत करते हैं तो उनका रिश्ता सतह पर नहीं, गहराई में मजबूत होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि चुप रहना ही प्यार है, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जहां आप बिना डरे, बिना झिझक के अपनी बात कह सके और सुनने वाला भी बिना रक्षा की भावना के उसे समझ सके। और जब दोनों ऐसा करते हैं तो न कोई नाराज होता है, न कोई अकेला, बस दो इंसान मिलकर एक सच्चा सम्मानजनक रिश्ता जीते हैं। चैप्टर 11, यू एंड योर पेरेंट्स। इस अध्याय में लेखक एक ऐसे रिश्ते की परतें खोलते हैं
जो सबसे गहरा, सबसे पुराना और सबसे जटिल होता है। माँ बाप और उनके बड़े होते बच्चे का रिश्ता। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप हमारी जिंदगी के हर पहलू का हिस्सा होते हैं। वो हमें समझाते हैं, दिशा देते हैं और हम उनसे सहमति की उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, तो कई बार हमारे फैसले, विचार या रास्ते हमारे माता पिता की सोच से मेल नहीं खाते। और तब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या हम अपने फैसलों पर खड़े रह सकते हैं बिना उनका दिल दुखाए? क्या हम असर्टिव रह सकते हैं और फिर भी उन्हें सम्मान दे सकते हैं? नेहा एक 28 साल की लड़की थी जो शहर में अकेले रहकर नौकरी कर रही थी। उसके माता पिता चाहते थे कि अब वो शादी कर ले, लेकिन नेहा अभी कुछ साल और अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। हर फोन कॉल एक तनाव बन गया। मां शिकायत करती, पापा चुप रहते लेकिन ताने देते। नेहा अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे लगता था कि अगर उसने मना कर दिया तो वो बुरी बेटी कहलाएगी। एक दिन नेहा ने बहुत प्यार और सम्मान के साथ कहा, मम्मी पापा, मैं जानती हूं कि आप मेरी चिंता करते हैं और मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी वही सोचती, लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी की प्राथमिकताएं अलग है। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तब करूंगी जब मैं खुद उसके लिए तैयार महसूस करूंगी। मैं चाहती हूं कि आप मेरी बात समझें, न कि सिर्फ मेरी उम्र देखें। लेखक कहते हैं कि असर्टिवनेस माता पिता के साथ भी उतना ही जरूरी है जितना किसी बॉस या दोस्त के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें काट दें या अनदेखा करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने मन की बात, अपनी जरूरतें और अपने फैसले सम्मानपूर्वक तरीके से जाहिर करें। कई बार माता पिता तुरंत नहीं समझते, लेकिन जब वो देखते हैं कि बच्चा बिना गुस्से, बिना चिढ़के एक स्थिर और सच्चे मन से बात कर रहा है, तो वो धीरे धीरे मानने लगते हैं। सच्चाई यह है कि माता पिता का प्यार इतना गहरा होता है कि वो शायद विरोध करें, पर अंत में वही करेंगे जो बच्चे की खुशी में हो, अगर बच्चा भी प्यार से, समझदारी से उन्हें साथ ले जाए। रिश्तों में असर्टिवनेस की असली परीक्षा वही होती है जहां प्यार सबसे ज्यादा होता है। चैप्टर 12, यू एंड योर बॉस। इस अध्याय में लेखक उस परिस्थिति की बात करते हैं जहां असर्टिवनेस की सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। अपने बॉस के सामने ऑफिस की राजनीति, नौकरी जाने का डर, पद का अंतर, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां ज्यादातर लोग हाँ कहना सीख जाते हैं, भले ही मन में न हो। लेकिन यही वो जगह है जहां अगर इंसान सही तरीके से अपनी बात रखना सीख जाए तो न सिर्फ उसकी इज्जत बढ़ती है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी कई गुना हो जाता है। विनय एक मेहनती कर्मचारी था जो हर काम समय से करता था, लेकिन उसका बॉस बार बार उसे ओवरटाइम के लिए कहता और वो हर बार मना न कर पाता। धीरे धीरे विनय थकने लगा, उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। एक दिन उसने फैसला लिया कि अब और नहीं, लेकिन उसने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना। वो बॉस के पास गया और बहुत शांत और विनम्र लहजे में कहा, सर, मैं जानता हूं कि टीम के लिए डेडलाइन जरूरी है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि समय पर काम करूं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ओवरटाइम की वजह से मेरी नींद और सेहत पर असर हो रहा है। अगर हम कोई और तरीका ढूंढ सकें या काम को बांट सकें तो मैं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। बॉस पहले थोड़े सख्त दिखे, लेकिन जब उन्होंने विनय की बात में ईमानदारी और काम के प्रति जिम्मेदारी देखी तो उन्होंने उसकी बात मानी और काम की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया। लेखक कहते हैं कि बॉस के सामने असर्टिव होना डरावना लग सकता है, लेकिन अगर आपकी बात में सच्चाई है, तरीका सम्मानजनक है और आप आरोप लगाने की बजाय समाधान सुझा रहे हैं, तो अक्सर लोग आपकी बात मानने लगते हैं। हर जरूरी नहीं होती और हर न दुश्मनी नहीं लाता। बात इस पर है कि आप कैसे कह रहे हैं। जब आप बॉस के सामने भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो आप सिर्फ एक बेहतर कर्मचारी नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनते हैं जो डर से नहीं, समझदारी से फैसले करता है। चैप्टर 13, हाउ टू कीप इट गोइंग। किताब के इस आखिरी अध्याय में लेखक एक बेहद जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। जब हमने असर्टिवनेस सीख लिया, खुद को बदलना शुरू कर दिया, तो क्या यह बदलाव टिकेगा भी, या थोड़े दिनों बाद फिर वही पुराना डर, वही हाँ में हाँ मिलाने वाली आदतें लौट आएंगी? लेखक कहते हैं कि जैसे कोई पौधा रोज पानी मांगता है, वैसे ही असर्टिवनेस भी एक ऐसी आदत है जिसे रोज जीना पड़ता है। ये कोई एक बार किया गया बदलाव नहीं है,
बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। कल्पना कीजिए, एक महिला है शालिनी, जिसने इस किताब को पढ़कर खुद को बदलना शुरू किया। पहले वो हर बात पर दूसरों की सुनती थी, खुद की इच्छा को दबा देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ना कहने से लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब उसने असर्टिव होना सीख लिया। वो अपनी बात कहने लगी, लेकिन शांति और सम्मान के साथ। शुरुआत में ये आसान नहीं था। कुछ रिश्तों में लोग चौंके, कुछ ने उसे गलत भी समझा, लेकिन शालिनी ने हार नहीं मानी। कभी कभी वो खुद भी डर जाती, सोचती क्या वो गलत कर रही है, लेकिन फिर वो खुद से एक सवाल पूछती, क्या मैं सच कह रही हूं? क्या मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही? क्या मैं अपनी भावनाओं को ईमानदारी से रख रही हूं? और अगर जवाब हाँ होता तो वो अपना रास्ता जारी रखती। लेखक कहते हैं कि असर्टिवनेस को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है खुद से ईमानदार रहना। इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी आप फिर से डरेंगे, कभी कभी गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन फर्क ये है कि अब आप जागरूक हो गए हैं। अब आप जान गए हैं कि आपकी चुप्पी आपको अंदर से तोड़ती है और आपकी सच्ची आवाज आपको आजाद करती है। इस सफर को जारी रखने के लिए कुछ छोटे छोटे कदम जरूरी है। हर दिन खुद से पूछें कि आज आपने अपनी भावना जाहिर की या नहीं। जहां डर लगे वहां प्यार से ना कहना सीखें। जहां गुस्सा आए वहां भी सम्मान से अपनी बात रखें। और सबसे जरूरी, अगर कभी फिसल जाएं तो खुद को दोष न दें, बल्कि दोबारा खड़े हों। असर्टिवनेस कोई मास्क नहीं है, ये आपका असली चेहरा है, जिसे आपने सालों से छिपा रखा था डर के मारे। अब जब वो बाहर आ गया है तो उसे जीने दे, सांस लेने दे। आप पाएंगे कि ये चेहरा सबसे खूबसूरत है, क्योंकि ये सच्चा है। और यही इस किताब का असली संदेश है। अपनी सच्चाई से जीना सीखिए, लेकिन दूसरों की सच्चाई को भी सुनना न भूलिए। तभी आप एक ऐसा जीवन जी पाएंगे जिसमें आत्मसम्मान भी होगा और रिश्तों में मिठास भी। इस पूरी किताब का सार एक ही बात में छुपा है, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। असर्टिवनेस का मतलब केवल ना कहना नहीं होता, बल्कि खुद के लिए खड़ा होना होता है, बिना किसी पर चिल्लाए, बिना खुद को दबाए। ये एक ऐसी कला है जो आपको डर से आजादी दिलाती है और रिश्तों में सच्चाई लाती है। लेखक ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें सही शब्दों में जाहिर करें, और कैसे हर रिश्ते, चाहे वो बॉस के साथ हो, माता पिता, जीवन साथी, बच्चे या दोस्त, उसमें भी अपनी आवाज और आत्मसम्मान को बनाए रखें। ये सफर आसान नहीं होगा, पर नामुमकिन भी नहीं है। हर रोज जब आप खुद से सच्चे रहेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी दुनिया बदलने लगी है, बाहर नहीं, अंदर से। अगर आपने इस किताब को ध्यान से सुना है, तो अब आप वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब आपके अंदर वो बीज बोया जा चुका है, आत्मसम्मान का, सच्चाई का और हिम्मत का। शायद अब भी डर लगेगा, शायद अब भी पुराने रिश्ते आपको उसी तरह से दबाना चाहेंगे, लेकिन फर्क ये है कि अब आपको रास्ता दिखने लगा है। अब जब अगली बार कोई आपसे बिना पूछे आप पर जिम्मेदारी थोपे, अब जब कोई आपकी चुप्पी का फायदा उठाए, अब जब दिल से ना कहने का मन हो, तो याद रखिए, आपको हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। आपके अंदर वो ताकत है जो कह सकती है, अब और नहीं, अब मैं खुद से सच्चा रहूंगा, चाहे जो भी हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक दिल से छू गई हो, अगर आपने खुद को इन कहानियों में पाया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जीना शुरू कीजिए। और अगर आपको यह सफर अच्छा लगा, तो कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक प्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इस किताब ने आपकी जिंदगी में क्या बदला, और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें भी अपनी आवाज वापस पाने की जरूरत है। याद रखिए, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तब दुनिया भी आपको देखने लगती है। धन्यवाद।